ब्रेक के बाद खुश आमदीद राजा फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया वीनस एचडी को। सर, बात हो रही थी जिस तरह आजाद कश्मीर इलेक्शन और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर सरगर्म है, आपको लग रहा है कि एक तारीख रही है कि आजाद कश्मीर की आवाम ने हमेशा वफाक को वोट दिया है और मौजूदा हुकूमतों को वोट दिया है, इस बार अपोजिशन के नसीब में होगा कुछ? देखिए, जो भी पार्टी हो, जिस भी पार्टी का वोट बैंक वहां पे बने, हमें इस चीज के ऊपर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बात हमें इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि इलेक्शंस होते हैं और आजाद कश्मीर में जो इलेक्शंस होते हैं वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देते हैं। वो ये कि इंडिया जो कि हमें बार बार ये कहता है कि शायद कश्मीर का आधा हिस्सा जो कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया, उस पर कब्जा नहीं है बाय विल। आजाद जम्मू एंड कश्मीर हमेशा हर इलेक्शन में वो बताता है एक हैवी टर्न आउट के साथ कि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान में वो जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर है वो ये बता रहा है कि वो पाकिस्तान के वोटिंग सिस्टम पे, इलेक्शन सिस्टम पे और पाकिस्तान की हुकूमत पे बहुत ज्यादा एतबार करते हैं और उसके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। जब जहां तक बात रह गई कि इलेक्शन में होने क्या जा रहा है, तो मुझे इस दफा ये लग रहा है कि बहुत कांटेदार मुकाबला है और उस कांटेदार मुकाबले के बाद हमें जो रिजल्ट्स नजर आएंगे उसमें एक ऐसी पार्लियामेंट हमें नजर आती है जिसमें कि जो दो बड़ी पार्टीज हैं उनको मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में मुझे ये नजर आ रहा है कि हुकूमती पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ की पार्टी है, तहरीक इंसाफ की पार्टी वहां पे इस पोजीशन में होगी कि वो किसी दूसरी पार्टी को साथ मिला के तो हुकूमत बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा साहब, हम सीपैक और जब गवादर की बात करते हैं, तामीर और तरक्की का एक नया बाब हमें नजर आता है। कैसे देख रहे हैं? पड़ोस के हालात भी आपके सामने हैं, क्या पड़ोस से हमें कोई खतरा तो नहीं है? अफगानिस्तान की जो हालिया सिचुएशन है, हमने अपना पूरा होमवर्क कर दिया है? देखें, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं तो पड़ोस से हमें खतरा होना चाहिए इस वक्त, और हमें एक्सट्रीमली कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि जिस तेजी से तब्दीली रूनुमा हो रही है अफगानिस्तान में, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि 3 रोज कबल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब कमांड चेंज हुई है, जब कमांड चेंज की गई बगराम एयरबेस पे, तो जो नए कमांडर आए अफगान फोर्सेस के, उनको भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिकन सुबह सुबह यहाँ से निकल चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पे कि आए रोज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि फलां जो जिला है वो भी तालिबान के पास चला गया और एक और जिला चला गया, तो टोटल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो 412 जो अजला हैं उनमें से 305 के ऊपर, कल की ये रिपोर्ट थी कि 305 के ऊपर तालिबान का कब्जा है, और जो बाकी रह गए हैं वो फिर आप खुद समझदार हैं कि वो कितने रह गए हैं। ऑलमोस्ट 70% जो होल्ड है इस वक्त ऑन ग्राउंड वो तालिबान का होल्ड है। और उसके बाद अगर अभी अमेरिकन फोर्सेस, जो बाकी मानदा फोर्सेस हैं, वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, शायद अगर ये काबुल की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की जाएगी फोर्सेस की, तालिबान की फोर्सेस की जानिब से, तो उस वक्त हमें कोई स्किर्मिश होती हुई नजर आती है जिसके तहत कि शायद हालात थोड़े से बिगड़ सकते हैं और शायद जो अमेरिकन हैं दे विल यूज द ड्रोन्स एज अ सोर्स के उनको काउंटर किया जा सके। लेकिन हमें सीपैक के एतबार से हमें देखना यह है कि हम किस हद तक सिक्योर हैं। अच्छा राजा साहब, सॉरी, बाढ़ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से 88% जो काम है बाढ़ के ऊपर ड्यूरेंट लाइन पे वो कंप्लीट हो चुका है। जो रेस्ट 12% है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर वो नहीं करते तो चागी के साथ साथ जो हेलमंद प्रोविंस है अफगानिस्तान का, उसमें से हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अबू सयाफ के जो आगे आउटफिट है तालिबान की, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ शायद शरारत हमें आगे नजर आए। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो साइड है वो ईरान के साथ भी अटैच होती है, और इस वक्त एक बिखरे हुए जानवर की तरह हमें नजर आएगा भारत। उसकी वजह यह है कि जिस शर्मिंदगी के साथ उसको वहां से निकलना पड़ा है, वो अपने जो सोर्सेस हैं उनको वहां पे जरूर
एम्प्लॉय करेगा ताकि पाकिस्तान में वो डिसरप्शन क्रिएट कर सके। खुसूसन हमारे पास तो एग्जांपल्स मौजूद हैं कुलभूषण जाधव की सूरत में, जो कि उसी तरफ से हमारे मुल्क में एंटर होके। ठीक है, अच्छा राजा साहब, मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के बल्कि कई मुल्कों के स्ट्रक्चर और सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। एक अफगानिस्तान में माइग्रेट हो रही है, वहां की जो नेशनल लोग हैं, मकामी लोग, वो कई मुल्कों की तरफ उनका रुख है। हमने पहले भी बहुत सारे अफगान महाजरीन का हमारी मईशत में बोझ उठाया है। क्या कहीं फिर से एक काफी तादाद में लोग नहीं पाकिस्तान में आएंगे पनाह गुज़ीन? और हम जब शेख रशीद साहब की जब हम स्टेटमेंट को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि वो यहाँ से अपने मुल्क जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या वापस यहाँ पे और मतलब बोझ होगा हमारी मईशत पर, महाजरीन फिर से पाकिस्तान आएंगे? देखिए, लास्ट वीक एक कश्मीर के मौजू पे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शाह महमूद कुरैशी, उनकी टॉक हुई, और जैसे ही वो टॉक से जा रहे थे फॉरेन ऑफिस में ही, तो मैंने उनके साथ चलना शुरू किया और उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं वो मॉडल जो कि तुर्की ने अपनाया था। हमने ये देखा था कि जो नॉर्दर्न सीरिया है वहां पे तुर्की की फोर्सेस ने घुस के 30 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट किया था जिसमें के मुहाजिरीन को बसाया था। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करने को कर सकता है। उसकी वजह ये है कि अगर सिविल वॉर होती है और सिचुएशन वर्स हो जाती है अफगानिस्तान में, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो होगा, और अगर वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है तो उस सिलसिले में हम किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। खुसूसन हम लोग इस दफा हम लोग प्रिपेयर्ड तो हैं। उसकी वजह ये है कि ड्यूरन लाइन पे जो बाड़ लगाई गई, ठीक है, उनके लिए ओपन करने, हमें उनको सिक्योर करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास क्या प्लान है, क्या कोई टर्की प्लान है या क्या। तो लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। दैट मींस कि अभी इस तरह की कोई चीज सोची नहीं गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी नजर में अगर ऐसा कोई प्लान किया जाए जिसमें कि पाकिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर घुस के और उसमें एक ऐसा बफर जोन क्रिएट करें, एक ऐसा सिक्योर जोन क्रिएट करें जिसमें कि हम अपने मुहाजिरीन जो अफगान भाई हैं उनको वहां पे फंसा सकें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले 40-45 साल की जो जंग वहां पे जारी रही, उसके तहत हमारे यहाँ 35 लाख के करीब जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो बसेरा किए हुए हैं। और हमें एज अ ब्रदर उनको कभी भी उसको कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ भी है। हम एक गरीब मुल्क हैं, एक अमीर मुल्क नहीं है। ठीक है, अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे आजाद कश्मीर इलेक्शन की, हम बात कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर की अवाम वोट करेगी? बिल्कुल करेगी, माजी में भी किया है और इंशाल्लाह इस दफा भी करेगी। और कोई अपसेट की हमें उम्मीद नहीं है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है कि इस दफा भी हम काफी सीटें निकालेंगे। चले, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। हम देख रहे हैं अपने नेबर में अफगानिस्तान के हालात डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। हम कितने तैयार हैं, और बहुत सारे वहां के मकामी लोग माइग्रेट हो रहे हैं। क्या एक बहुत सारी तादाद में यहाँ पर भी लोग, इससे कबल भी हमने बहुत सारे लोगों को पनाह दी, लाखों अफगान महाजरीन यहाँ पर है, हमारी मईशत पे बोझ है। आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इनको यहाँ से जो बकाया जाते उनको भेजा जाए? कहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है मजीद हालात बिगड़ जाए और बहुत सारे महाजरीन हम फिर अडॉप्ट करें? देखें, आने वाले वक्त का तो कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है, क्या होगा या कैसे होगा, मगर बिल्कुल मजीद और माइग्रेशन हमारी इकोनॉमी, रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं नहीं। ऑलरेडी आई थिंक हमारे पास 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज ऑलरेडी हैं यहाँ। और आई थिंक अब सिंस जो जंग है वहाँ खत्म हो गई है, अमन की बातें भी हो रही हैं तालिबान से वगैरह, तो आई थिंक अमन की तरफ चीजें जा रही हैं। अगर चीजें बिगड़ती नहीं तो इट्स अबाउट टाइम कि जो ऑलरेडी एक बर्डन हम पे है 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज का, इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको वापस भेजना शुरू करें। और बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मजीद वहां से और लोग आए और यहाँ आके बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की रिसोर्सेज,
में वो बर्दाश्त अब है नहीं, हम कर नहीं सकते। अच्छा, सलामती काउंसिल का इजलास भी हुआ, इस हवाले से तमाम अपोजिशन की जमातें और रियासती इदारे तमाम एक पेज पर थे और मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि इस तरह के इजलास हर महीने होने चाहिए ताकि हर सूरत हाल जो बिगड़ती हुई जो पड़ोस में सूरत हाल है उससे निपटा जा सके? देखिए बिल्कुल होने चाहिए। आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं तो उस पे तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हम ऑपोजिशन पार्टीज हैं या रूलिंग पार्टीज हैं, तो सारी पार्टीज एक पेज पे हैं और हमें ये मैसेज इंटरनेशनली भी देना है कि हम सब एक हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। और मगर थोड़ी अफसोस की बहुत जबरदस्त ISI की तरफ से और जलखै ने बहुत एक जबरदस्त ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट को, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक मुल्क का, अगर वो भी अटेंड कर लेते तो एक अच्छा एक इंटरनेशनली बड़ा अच्छा मैसेज जाता है जो नहीं गया इस दफा। तो ये बड़ा हमें थोड़ा अफसोस रहा कि वो आए नहीं। ठीक है, इससे कबल हमने माजी में देखा जब बलूचिस्तान के हालात जब नहीं थे बुखरी साहब की वफात के बाद, उसके बाद हुकूक बलूचिस्तान पैकेज का आगाज किया आप ही की गवर्नमेंट ने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलोच अवाम से माजरत भी की। आज हम देख रहे हैं कि PM इमरान खान साहब ने भी मुअव्विन खुसूसी शाहज़ैद बुखरी को बनाया है और बलोच अवाम को उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए कहा है, बलोच अवाम को एतमाद में लेने के लिए कहा है कि जो स्पेशली जो कुछ धड़े नाराज हैं। आपको लग रहा है कि अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है? देखिए बिल्कुल आई थिंक जो भी नाराज है किसी भी वजह से और माजी की कोई हुकूमत हो या हमारी किसी पॉलिसी से एहसास से महरूमी हो या कोई हमारा पाकिस्तान, मगर वो है वो पाकिस्तानी और हमारा फर्ज है कि हमें उसको मनाना चाहिए। और अगर कोई कमी पेशी कहीं रह गई है और उसको अगर फील हो रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है या उसको जायज हक जो मिलना चाहिए नहीं मिला, तो हमारा फर्ज है कि उसकी बात उसकी सुनवाई हो और जो भी जायज उसके चीजें हैं उसको हमें एड्रेस करना चाहिए और बिल्कुल एक खुशाइन बात है। लास्ट में कैटेगरिकली बताइएगा, CPEC और गवादर में बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वो आना चाह रहे हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है और हम कितने तैयार हैं? मजीद काम करने की जरूरत है? कहीं से कुछ जो अकाबरीन हैं और कुछ ये कह ले कि आटे में नमक के बराबर लोग वो इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कम से कम इस पे पॉलिटिक्स ना की जाए? देखिए बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा इसकी कामयाबी। मगर अगर कोई लोग हैं भी अगर कुछ उसके सेगमेंट्स पे बात कर रहे हैं, देखिए बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, इम्प्रूवमेंट हर चीज में हो सकती है, कोई हरफ आखिर नहीं होता, कोई चीज ऊपर से नहीं उतरी हुई। अगर उसमें उनके ख्याल से कोई चीजें बेहतरी ला सकते हैं, कोई अपना राय देना चाह रहा है, सजेशन देना चाह रहे हैं, तो उसको खुशाइन तरीके से लेना चाहिए, उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई चीजें बेहतरी अगर सबसे पूछे, जितने भी स्टेक होल्डर है सबसे पूछे, अगर उनको लग रहा है कि कहीं चीज कोई बेहतर बनाई जा सकती है, कोई इंप्रूवमेंट की जा सकती है, तो करनी चाहिए। I see nothing wrong with that. ठीक है, आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर गरजे और बरसे, वहां पे भी नून लीग की तरफ से भी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट पे कहा कि मुझे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं थी और ऐसी घटिया बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको लगता है कि आज अगर PDM की तमाम जमातें उसी तरह मजबूत होती और आज एक कैंडिडेट होता PDM का, तो मुमकिन है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम तो हो सकता था? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद थी और कोशिश तो हमारी पूरी रही कि PDM जो है एक साथ रहे, बिखरे नहीं, मगर कुछ हालात ही ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि मतलब होता है ना कि आप खुद ही बिगाड़ की वजह बनते हैं, फिर आप दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। तो ये PMLN और खास तौर से अब्बासी साहब जिस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि घटिया किस्म की है, उनको सूट नहीं करती और उनका कद और काट नहीं है कि किसी एक चेयरमैन है कोई दूसरी पार्टी का, उसके लिए ऐसी बात करें, मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब जबान, गैर मुनासिब बात। और आई डोंट थिंक मजीद अली राशिद साहब, मजीद उनका कहना था कि PDM को सबसे ज्यादा लॉस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया और हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया।
نہیں ایسا ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا. سب کے سامنے جو چیزیں ہوئی ٹرانسپائر ہوئی سب ان کے سب کے سامنے کہ کس طرح ہوئی. شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا, مس کمیونیکیشن, اور وہ پھر چیزیں سامنے بھی آ گئی نا کہ ان کی جو لیڈرشپ میں انٹرنلی پی ایم ایل این کی آپس میں کچھ چیزوں پہ اتفاق نہیں تھا. پھر وہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی تھی کہ کس وجوہات کیا تھی. وہ کہ وہ لنڈن میں کچھ اور بات ہو رہی تھی, کراچی میں کچھ اور ہو رہی تھی, تو وہ وجہ کچھ اور تھی. اس وجہ سے ان کی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم اس کی نظر ہو گئی, اور اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی. اچھا, مطلب آزاد کشمیر کی ایک جب میں بات کرتا ہوں تو ہم ماضی دیکھتے ہیں تو علی راشد صاحب اکثر حکومت کے ساتھ مطلب وہ عوام گئی ہے, وفاق کو ووٹ پڑتا ہے آزاد کشمیر کی عوام کا, تو آپ ابھی بھی ایسا ہی تو شاید ہسٹری ریپیٹ ہو کہ پھر پی ٹی آئی حکومت آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنا لے. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان ہے, مگر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان کے بھی جو الیکشن تھے, ہمیشہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کی سمپل میجورٹی ہمیشہ وہ جیتتی ہے, مگر پی ٹی آئی اس دفعہ نہیں جیتی. اس کو الائنس بنانی پڑی, کوئلیشن بنانی پڑی, اور پھر اس نے حکومت جا کے گلگت بلتستان میں بنائی. تو یہ کشمیر آزاد کشمیر میں بھی یہی ہونے والا ہے. میرے نہیں خیال سے کہ حکومت ہے تو ضروری ہے کہ وہی سب سیٹیں لے کے جائے. اچھا علی راشد صاحب, ان کو اکثر علی صاحب آپ نے کہا کہ افغان مہاجرین کے لیے ہم مزید ہماری معیشت یہ وزن نہیں اٹھا سکتی, جو کہ ٹھیک بات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اور تمام پولیٹیکل فورسز, جس طرح اجلاس ہوا اور نہ صرف سیاسی پارٹیاں اور حکومتی شخصیات بھی وہاں پہ موجود تھی, ریاستی شخصیات بھی موجود تھی, تو آپ لوگ ایک پیج پر آئیں, آپ ساتھ بات کریں اور آپ ان کو اپنی ایڈوائز کریں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایک ایسا فیصلہ ہو کہ پھر لاکھوں افغان مہاجرین ہمارے نہ صرف سندھ بلکہ دیگر صوبوں میں بھی ان کو اسپیس دیا جائے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ جو بریفنگ ہوئی ہے وہ ہماری ریکویسٹ پہ ہی ہوئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ تھوڑا ہمیں بریف تو کیا جائے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری کیا پالیسی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ بریفنگ اس وجہ سے ہی رکھی گئی ہماری ریکویسٹ پہ پیپلز پارٹی کے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت وہ بڑی اچھی بریفنگ ان کیمرہ تھی. تو ظاہر سی بات ہے کافی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں لا سکتے یا لائی گئی ہیں, مگر وہ بڑی اچھی بریفنگ رہی, وہ بڑے اچھا ایک انٹریکشن رہا. تو اور مزید آنے والے وقتوں میں بھی رہے گا, اور جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے افغان ریفیوجیز کے ہوں یا کوئی اور ہوں, اس کو بہت خوبی سے ایڈریس کیا جائے گا. اچھا, مقامی لوگوں کی نوکری اور روزگار کا ایک ایشو رہا ہے اسپیشلی بلوچستان میں, اور بلوچستان میں کچھ دھڑے ناراض بھی نظر آتے ہیں, جس کو منانے کے لیے ٹاسک دیا ہے شاہدین بگٹی کو, معاون خصوصی بنایا گیا اس کو. آپ کو لگ رہا ہے نئے وقت کی اب شروعات ہو گئی ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں اب ان کی محرومیاں ختم ہوگی, تعمیر اور ترقی کے سفر میں ان کو میکسیمم ریلیف دیا جائے گا. اس سے قبل آپ لوگوں نے بھی حقوق بلوچستان پیکج کا آغاز کیا تھا. جی بالکل, یہ ہم نے تو جب ہم آئے تھے پاور میں تو ہم نے شروع میں ہی کر دیا تھا, ہم نے 3 سال انتظار نہیں کیا تھا. چلے یہ مگر دیر آئے درست آئے, ان کو احساس ہوا پی ٹی آئی کی حکومت کو, تو خوشائن بات ہے. 3 سال بعد آیا ان کو خیال بلوچ بھائیوں کا, بہت اچھی چیز ہے اور ہم خوش ہیں اس سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت چلے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی راشد صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اور آزاد کشمیر الیکشن میں کس کے ماتھے پر تاج اور جیت کا صحرا سجتا ہے, اور اینٹ کا جواب پتھر سے مختلف ادوار میں پاکستان نے دیا ہے اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ہر دور میں یہی جواب ہر حکومت نے دیا ہے, نہ صرف پاکستان کی حکومت, اپوزیشن, سول سوسائٹی, سب ایک زبان اور ایک پیج پر ہیں. پڑوس میں کسی بھی حالات میں جب امن کی بات ہوگی تو پاکستان امن میں شراکت دار ہوگا, جنگ میں نہیں. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.